स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। शुक्रिया। जो बात विपक्ष कह रहा था 2023 में जबकि महिला आरक्षण बिल सदन में पास हुआ था, राष्ट्रपति ने भी उस पर दस्तखत कर दिए थे। विपक्ष का कहना था कि आप इसको परिसीमन और जनगणना के साथ में नत्थी मत कीजिए, इससे ये लंबे अरसे के लिए अटक जाएगा, इसको फौरन लागू किया जाए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुनने के लिए इस बात को तैयार नहीं थी। उसने विपक्ष की बात नहीं मानी और कहा कि नहीं नहीं, ये तो बिना जनगणना और जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन जो कि मैंडेटरी है, अनिवार्य है, उसके बिना ये कैसे हो सकता है। तो उससे ऐसा लगा था उस वक्त कि ये लंबे अरसे के लिए मामला टल गया और पता नहीं कब होगा, ये होगा भी कि नहीं होगा, इस प्रकार के अंदेशे भी बताए जा रहे थे। अब अचानक बीचों बीच में, जबकि अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भी समाप्त नहीं हुए हैं और विपक्ष के तमाम नेता वहां व्यस्त हैं, उधर खाड़ी में इतना युद्ध हो रहा है, सारे देश में महंगाई की मार चल रही है, किसान आंदोलन, मजदूर लोग जो हैं सड़कों पर निकलकर गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में सब जगह आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन हिंसक भी हो रहे हैं क्योंकि मुद्दतों से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी है, उनका जो बुनियादी वेतनमान है वही नहीं बढ़ाया। तमाम अखबारों में उसके आंकड़े आए हैं, वो देख के आंखें खुल जाती हैं कि सरकारें 12-12 हर 5 साल बाद उन्हें बढ़ाना चाहिए, लेकिन 12-12 साल बाद बढ़ाते हैं सरकार, और वो भी तब जबकि वो हिंसा पर उतरते हैं तब बढ़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 3000 बढ़ा दिए सरकार ने, लेकिन वो जब हिंसा उन्होंने कर दी तब। बहरहाल अब उनको पाकिस्तानी होने का उन पर आरोप लगाया रहा है, पाकिस्तानी एजेंट भी बता रहा है गोदी मीडिया। इस तरह के हालात में अचानक मोदी जी करवट लेते हैं और कहते हैं कि अब हम इतिहास बनाएंगे, महिलाओं को आरक्षण देके हम इतिहास बनाएंगे, हम मानेंगे नहीं इतिहास बनाए बिना। तो इसके पीछे क्या हथकंडा है विनोद जी? क्योंकि ये तो हथकंडेबाजी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से हथकंडेबाजी है। इसको किसी भी तरीके से एक बढ़िया नेक काम, महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का नेक काम जो कि पहले से ही सदन पास कर चुकी है, इसके पीछे 30 साल लंबा इतिहास है, उसको उसमें भी हथकंडेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, ऐसा है कि इनका असली उद्देश्य है डिलिमिटेशन, और वो अपने हिसाब से इस देश का इलेक्टोरल मैप खींचना चाहते हैं ताकि 2029 में उनको कोई दिक्कत ना हो, जैसा वो चाहे वैसा वो खिंच जाए मैप। और उसके लिए आज स्थापना की कोशिश है इनकी इस पार्लियामेंट सेशन के जरिए। जो इनका तौर तरीका है, जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कई दिनों से, खाड़ी में जो युद्ध हो रहा है उसमें, और डोनाल्ड ट्रंप जो उसमें एक सेंट्रल फिगर है उस लड़ाई में, उस जंग में, तो वो क्या करता है, सीज फायर अनाउंस करता है, फिर उसके बाद बम गिराता है। सिर्फ मतलब बातचीत, पीस टॉक के जरिए बम के दौरान बम गिरा देता है। ये इनका स्टाइल भी वही है कि इन्होंने वादा किया था कि डिलिमिटेशन जो होगा, जुबानी किया था वादा, वो प्रोपोर्शनेट होगा। मतलब किसी भी स्टेट की जो सीटें हैं वो कम नहीं होंगी, जितनी आज के दिन है उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगी। लेकिन अब जो इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया है ये 3 बिल के रूप में, उसमें बड़ा क्लियर है कि द शेयर ऑफ द सदर्न स्टेट्स आफ्टर डिलिमिटेशन will go down from 24.3 to 20.7, और जो शेयर ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स वो जो 38 से 41% हो जाएगा। ये डिलिमिटेशन जो है ये उत्तर भारत के लिए हो रहा है भाई, उत्तर भारत में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हो रहा है। और इस डिलिमिटेशन को 2011 के सेंसस के हिसाब से करेंगे। अब सच्चाई ये है कि जो सेंसस अभी हमारे मुल्क में शुरू हो चुका है, वो सेंसस कमिश्नर कह रहा है कि 27 तक हम पूरा कर देंगे सेंसस से, और इनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है कि 27 के बेसिस पर, लेटेस्ट आंकड़ों के बेसिस पर इसको डिलिमिटेशन किया जाए। ये क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जो ऑनगोइंग सेंसस है वो कास्ट बेस्ड है, उसमें कास्ट भी है, और
अखिलेश यादव ने इस बात पे उंगली उठाई है। उसकी पार्टी की अभी पूरी तरह से उभर के नहीं आई पोजीशन, लेकिन ये जो जिस तरह से ये बिल लेके आए हैं उसके विरोध में लगभग समस्त विपक्ष है, और इनके पास ये बिल पास करने के लिए आंकड़े नहीं है। इनको ये बिल पास करने के लिए चाहिए, मैं आपके लिए आंकड़े लिख के लाया था कि 2000 540 में से आज जो अभी करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की, 540 में से इनको 360 वोट चाहिए। 540 में से दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। जी। और जो एनडीए के पास वोट हैं वो 293 हैं, और जो ऑपोजिशन के पास हैं वो 234 हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी से 50 के करीब, 50 से ज्यादा कम वोट है। मतलब तो इनके पास वो आंकड़े नहीं है अपने आप से। तो ये क्यों बिना उनसे बातचीत किए, बिना विपक्ष से बातचीत किए, जिनके वोट इनको चाहिए, उनसे बिना बातचीत किए ये बिल क्यों लेके आए? और दूसरा पॉइंट ये है कि बिल कल दिए हैं शाम को, और कल से सदन शुरू है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। क्या जल्दबाजी है भाई? कहाँ जाना है आपको? कौन सी गाड़ी पकड़नी है? ये बताए ना सरकार। देखिए, इतने संजीदा मुद्दे पर दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पर इतने वर्षों से जो प्रॉमिस्ड रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए 33%, उसका फैसला होना है, और उसको अब इन्होंने डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा है। और डिलिमिटेशन जो होगा 2011 के आंकड़ों पे होगा, जबकि सेंसस अभी चल रहा है। हमारा लेटेस्ट 2026 में शुरू होगा सेंसस। वो सेंसस कमिश्नर कह रहा है 2027 तक हम दे देंगे फुल एंड फाइनल। तो असली स्वार्थ ये है, जैसा कि अखिलेश यादव बोलता है, कि ये लोग जो कास्ट सेंसस है उससे डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस इससे पहले आ जाए, इस रिजर्वेशन से पहले आ जाए। और विपक्ष की ये डिमांड भी है कि 33% में रिजर्व कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो इनकी जो एलिटिस्ट अप्रोच है विमेन रिजर्वेशन के भी प्रति, अगर आपको याद हो कि पहले जब बिल प्रस्तुत हुआ तो उस वक्त बहुत ही, जब वो इंदर गुजराल के टाइम में जब प्रस्तुत किया गया तो शरद यादव ने बिल फाड़ दिया था, क्योंकि उसमें पिछड़े समाज की महिलाओं की कोई जिक्र नहीं था और उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था। और उसने एक ऐसा शब्द भी इस्तेमाल कर दिया था जो कि हम उसको अनपार्लियामेंट्री मानते हैं, लेकिन उसने परकटी महिलाओं का शब्द इस्तेमाल किया था। हम पूरी सम्मान से हर महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हुआ था उसको रिकॉल करने के लिए ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय। तो ये मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है, और इस सेंसिटिव मामले के चलते एक भी गलत कदम अगर सरकार उठाती है तो टेम्पर्स कैन फ्रे। और सरकार शायद ये चाहती है, वो एक मुद्दा बनाना चाहती है कि ये जो विपक्ष है ये महिलाओं के आरक्षण के विरोध में है, और इसीलिए बार बार जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि हम महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल्कुल उसके साथ हैं। लेकिन जो डिलिमिटेशन जिस तरह से करवाना चाहते हैं उस पे हमारे सवाल है, और वो सही तरीके से नहीं हो रहा। 2011 के आंकड़ों के बेसिस पर आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, क्यों? जब आपके पास वो कास्ट बेस्ड सेंसस के आंकड़े आने वाले। तो मैं समझता हूं जब हम देखेंगे, जब बहस होगी पार्लियामेंट में, तो हम लोगों को पता चलेगा, और उसमें उस सवाल के जवाब में सरकार क्या बोलती है वो भी जरा इंटरेस्टिंग होगा, हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो तरीका अपनाया है सरकार ने हमेशा, और देखिए कंफ्यूजन, आपने कहा ना कि खाड़ी में लड़ाई हो रही है, लोग ज्यादा वेजेस के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं,
पूरे देश में प्रॉब्लम है, चुनाव चल रहा है, तेल की किल्लत है, चुनाव चल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आप 16 से 18 तक डिबेट होगी हाउस में, और अभी वेस्ट बंगाल के चुनाव होने हैं और तमिलनाडु के होने हैं। अब जो तमिलनाडु के चुनाव होने हैं, इनको परवाह नहीं है। मैं ये इससे साफ जाहिर है कि ये बिल उससे पहले ला रहे हैं कि ये मान चुके हैं कि तमिलनाडु ये हार रहे हैं, क्योंकि जो आपने प्रपोज किया फॉर्मूला, उससे तो उनकी सीटें कम होगी तमिलनाडु की, सारी सदर्न स्टेट्स की होंगी, और पूरी सदर्न स्टेट्स में सिर्फ एक नेता है, चंद्रबाबू नायडू, जो पता नहीं किन कारणों से आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन उसके लोग भी कह रहे हैं कि हमको देखना पड़ेगा कि ये जो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रोसीजर जो है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है और सरकार की तरफ से एक्सप्लेनेशन की कमी है। तो सरकार को इतने अहम अमेंडमेंट बिल्स 3 जब वो ला रही है, तो क्या उससे पहले विपक्ष से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री को नहीं बुलानी चाहिए थी? क्या ये जो बिल है, तीनों जो बिल हैं, इनको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाना चाहिए? क्या क्यों नहीं जाना चाहिए? आप किस चीज की जल्दी में हैं कि 2011 पुराने आंकड़ों के बेसिस पर आप ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, जबकि आपका फ्रेश लेटेस्ट सेंसस जो प्रोसीजर में है और प्रोसेस में है, और सेंसस कमीशन के लोग बता रहे हैं कि हम लोग 27 तक इसको कर देंगे, पूरा 27 के अंत तक कर देंगे, उसके बाद भी 28 पूरा साल भर पड़ा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है, ये कुछ वैसा ही कर रही है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप करता है, कि बात करता है पीस की और तैयारी करता है लड़ाई की, युद्ध की। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और मैं आपकी बातों से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन इससे एक बात ये भी आती है कि ये एक नरेंद्र मोदी की काफी गहराई से सोची हुई एक रणनीतिक चाल है, जिसको सब लोग समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई खुफिया बात है, मतलब वो सब लोग समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ रहे होंगे, राहुल गांधी भी समझ रहे होंगे, और दक्षिण भारत के नेता भी समझ रहे होंगे, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, मायावती, सब लोग समझ रहे होंगे। लेकिन और अब गेंद विपक्ष के पाले में है। आज विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, इसमें तेजस्वी यादव ने भी भाग लिया और तमाम सब पूरे विपक्ष की बैठक हुई। उस विपक्ष की बैठक में उन्होंने ठीक ठीक क्या रणनीति बनाई, ये अभी प्रकाश में नहीं आई ये बात। वो अपनी रणनीति क्यों बताए, पहले से क्यों बताए? नहीं, मैं मांग नहीं कर रहा हूं रणनीति बताए, मैं इसकी मांग नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो तो ठीक है बात, लेकिन गेंद उनके पाले में है और उन्हें बहुत ही इसका काट करने के लिए एक बड़ी जटिल रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो महिलाओं को आरक्षण अगर इस नहीं मिल पाया इस विशेष अधिवेशन में, तो भारतीय जनता पार्टी इनके दरवाजे पर ठीकरा फोड़ेगी लगातार। देखिए बात आपकी सही है, लेकिन ये उनके पास भी आर्गुमेंट है। अब उनके अपने टॉकिंग पॉइंट सही से फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे कि ये जो है, ये महिला सोनिया गांधी ने लिखी दिया है लेख, सोनिया गांधी उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन ये आप गड़बड़ियां कर रहे हैं। जी देखिए, वो उन्होंने लेख लिख दिया है, वो जो हिंदू अखबार में उनका लेख छपा है, उसका जो रूपांतर, उसका जो ट्रांसलेशन है, हर लैंग्वेज में इनको प्रचार करना चाहिए उसका, एक। और दूसरा, इस बात पे तरजीह देनी पड़ेगी इनको कि ये जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र है इसका। ये फॉरवर्ड कास्ट के कुछ तबके को मदद करना चाहते हैं और उसके चलते ये लोग इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो बिल लेके आए हैं, ये बिल जो है, इसका जो इम्प्लीकेशन होगा सदर्न स्टेट्स में जो इसका इम्पैक्ट होगा, वो उसको बार बार दोहराना पड़ेगा विपक्ष को, और वो दोहराएंगे। देखिए, डीएमके ने तो ऑलरेडी बोल दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जगह जगह प्रोटेस्ट होगी, वो तो ऑलरेडी शुरू हो गए। उन्होंने तो उसको तो बना लिया है, उनके तो कैंपेन का हिस्सा बन गया है ये। और ये मैं आपको जैसे बोल रहा था कि इन्होंने तो, मेरे को लगता है, आशा छोड़ दी है कि वहां पर ये कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी वाले तमिलनाडु में। और दूसरा, रही बात वेस्ट बंगाल की, तो ममता बनर्जी जो है, वो तो स्ट्रॉन्ग कैंपेनर है,
और वो जो है वो अपने हिसाब से यही बात अपनी जनता तक पहुंचाएगी कि ये लोग जो हैं, देखिए ऐसा है, ये कई बार कुछ चीजें याद आ जाती हैं जब आप कहते हो ना कंफ्यूजन की आपने बात कही। हम जब यंग हुआ करते थे, यंग रिपोर्टर हुआ करते थे, तो हम लोग जब कभी कभी दंगे कवर करने जाया करते थे तो हमको कोई अच्छी जो रिजल्टेंट स्टोरीज हम ढूंढते रहते थे कि दंगा तो हो ही रहा है, लेकिन उसके हिसाब से और क्या गलत चीज हो रही है। तो हमको ये पता चलता था मुरादाबाद में, जो मेरठ में, कि भाई जब भी वहां दंगा होता है वहां से चांदी की स्मगलिंग बढ़ जाती है। क्योंकि उस कंफ्यूजन में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, जो जिनके काम काज जो 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 इलीगल काम होता है इनका, उनको एक कवर मिल जाता है, वो अपना काम आसानी से करके निकल जाते हैं क्योंकि पुलिस का ध्यान एक ही तरफ केंद्रित रहता है। तो इसमें ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। कोई भी सरकार, कोई भी तंजीम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इदारा जान के कंफ्यूजन जान के कई बार फैलाता है। बिल्कुल। और ये कंफ्यूजन जो है, जहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए, जिस मुद्दे पे क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर सरकार की उस मुद्दे पे स्ट्रेटेजी कंफ्यूजन फैलाने की हो तो आप उनकी कितनी आस्था है उस मुद्दे में, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इस हमारी पार्लियामेंट में अभय जी, इस पे व्यापक बहस होनी चाहिए। इस पे जनता को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अच्छे से कि भाई ये महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है। और फिर जो डिलिमिटेशन होगी उसमें देखिए, शुरू में तो आई हर्ड मे बी कपिल सिब्बल टॉकिंग द अदर डे कि उसको वो कहता है कि ये जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था उसमें तो ये था कि जो इसमें जो डिलिमिटेशन होगी, जो क्या कहते हैं, ये जो जिन जो सीटें महिलाओं के लिए निकाली जाएंगी उन पे वो डिलिमिटेशन होगी कि विच सीट्स हैव टू बी टेकन आउट फॉर वुमेन आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग सीट्स। क्योंकि अब जो नई इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 850 सीटें लोकसभा में होंगी, उसमें से 815 जो होंगी वो स्टेट्स की होंगी और 35 जो होंगी वो यूनियन टेरिटरीज की होंगी। अब उसमें जैसे पिछली जो लोकसभा थी उसमें 543, तो मतलब उसमें 2 को निकाल दें अगर, वो जो एंग्लो इंडियंस की सीटें जो इन्होंने मुलतवी की थी 2020 में, तो जो इफेक्टिव सीट्स हैं जो वहां पर होते थे इलेक्शन और लोग आते थे, उनका नंबर इंस्टॉल कैपेसिटी से कम होता है। तो डिपेंड करता है कि भाई कभी आप बीच में बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। लेकिन ये जो 850 का जो आंकड़ा दिया है जी, ये 850 का जो आंकड़ा है, ये इसमें आप डिलिमिटेशन मतलब महिलाओं के लिए नहीं, सिर्फ पूरे देश में व्यापक स्तर पे लागू करना चाहते हैं। और वो भी जबकि फ्रेश सेंसस चल रहा है, और उस फ्रेश सेंसस में जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसकी जरूरत इस देश को सबसे ज्यादा है, और वो डिमांड सबसे प्रखर विपक्ष की रही है इस देश में हाल ही के महीनों में। तो ये उसको सर्कमवेंट करना चाहते हैं, ये उसको अवॉइड करना चाहते हैं। डिलिमिटेशन जल्दी करवाएंगे, अपने हिसाब से करवाएंगे। डिलिमिटेशन किस बेसिस पे होगा वो ये डिसाइड करेंगे, पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये तो 2011 के आंकड़ों पे होगा। आप भाई व्हाई नॉट 2026 जो कि अभी चल रहा है। तो ये सब सवाल पूछने चाहिए। एक एनालिटिकल पॉइंट है, एक विश्लेषणात्मक पहलू है जो मैं आपके सामने रखूंगा, आपका विचार उस पर जानना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं, और मेरे कुछ और मित्र भी मानते हैं, उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर खींचा कि मोदी जी इस वक्त अपनी राजनीति के सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। उनका मामला विदेश नीति के मामले में बुरी तरह फंसा हुआ है। ट्रंप ने उनकी सीरियल इंसल्ट की है, वो उसका जवाब भी नहीं दे पाए। फिर ट्रंप ने उन्हें अपना प्यादा बना के इजराइल भी भेज दिया, उसका भी कुछ, उसमें भी उनके मुंह पे दही जमा रहता है, वो नहीं बोलते हैं। देश गंभीर ऊर्जा संकट में फंसा हुआ है। उस ऊर्जा संकट के कारण गरीब को अपनी गरीबी और ज्यादा लगने लगी है।
वो नाराज होकर सड़क पे निकल आया है और मारकाट पे आमादा है। बिल्कुल सही बात है ये। और जब वो मारकाट पे आमादा होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसकी और हरियाणा सरकार उसकी थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ा देती है। जब तक खामोशी से आंदोलन करता रहता है कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इसके बाद मध्य वर्ग में भी अभी मई के महीने में महंगाई का बम फूटने वाला है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो 3.4% बढ़ चुका है। अभी और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये तो मार्च का आंकड़ा अभी आया है अप्रैल के मध्य में। अभी ये पूरा आंकड़ा आएगा मई में आएगा, अप्रैल, तब पता चलेगा हम दरअसल कहां फंसे हुए हैं, पूरा मुल्क कहां फंसा हुआ है। इस हालत में मोदी जी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कुछ धमाकेदार हो, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो डाइवर्जनरी हो, जिससे पूरी चर्चा जो है पटरी से उतर जाए, लोग उन्हीं की तरफ ध्यान से देखने लगे। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है, ये मुंह लटकाए बैठे हुए, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने ये हथकंडा इस्तेमाल किया है। जब आदमी विचलित होता है तो फैसले गलत लेता है। आप फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल दूंगा। आज के दिन आप इजराइल की हालत देख लीजिए, उनके साथ जो डिफेंस पैक्ट किए हुए थे यूरोपियन कंट्रीज ने, एक के बाद लाइन में निकल रहे हैं बाहर जाने। जॉर्जिया मेलोनी निकल गई है बाहर। वो बात अलग है कि जब उस पर विपक्ष का दबाव पड़ा अपने मुल्क में तब वो निकली, लेकिन अब भी उसने आगे बढ़कर सबसे ज्यादा तेज पकड़ बोल रही है वो। और वो तो राइट विंग है, वो तो हमारे मोदी जी की तरह ही उनकी पॉलिटिक्स है। तो मेरा मानना है कि ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स नहीं हो सकता। अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ डाइवर्शनरी टैक्टिक फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, फ्रॉम लैक ऑफ जॉब्स, फ्रॉम रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती हुई दाम, फ्रॉम इन्फ्लेशन, वो कैसे हटाओगे? वो तो रोजमर्रा लोग फेस कर रहे हैं। वो जो पेन होती है, देखिए ऐसा है कि ये जो पेन है, इससे बड़ी पेन ही क्रिएट करके मोदी जी लोगों को वो पेन भुलवा सकते हैं। जो आज के दिन लोगों को पेन है, उससे कोई बड़ी पेन क्रिएट कर दे तो वो लोग वो भूल जाएंगे और जो बड़ी पेन के पीछे भागेंगे। लेकिन ये पेन वाली बात नहीं हो रही। ये तो आप एक सोशल रिफॉर्म्स के मुद्दे पर एक काम करना चाहते हैं। ये आप चाह रहे हैं कि विमेन्स इमेंसिपेशन के लिए आप काम कर रहे हैं और तो समान अधिकार देने की आप बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सेंसस इज अ मेजर एक्सरसाइज जो ऑलरेडी हो रहा है। मान लीजिए उसमें जब फ्यूल शॉर्टेज हो जाए तो क्या वो सेंसस हो पाएगा, परवान चढ़ पाएगा? और दूसरा, ये जो इसके बाद आप डिलिमिटेशन करेंगे और आपका जो कमीशन बनेगा और उस कमीशन में मेंबर्स भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वगैरह भी होते हैं, और जहां तक मेरी जानकारी और असेंबली के मेंबर भी होते हैं, तो शायद एडिशनल मेंबर्स होते हैं, उनको क्या वोटिंग राइट्स देंगे आप? ये सवाल भी उठाया। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि एक नेशनल कॉन्सेंसस होना चाहिए, लेकिन वो नेशनल कॉन्सेंसस क्रिएट करने के बजाय ये सरकार विपक्ष को एंटेगनाइज कर रही है और शायद इस होप में कर रही है कि विपक्ष वाले खड़े होके इस बिल को खारिज कर देंगे। वो खारिज नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल्कुल तत्पर है और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स, उसमें आप 33% इनको दे दीजिए, जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं, और उसके बेसिस पे वी कैन बिल्ड ऑन दैट लेटर। जब हमारे पास फ्रेश आंकड़ा आ जाएगा फिर उससे बढ़ा देंगे। तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष ने जो पहले कहा था उस पे वो डटा रहेगा। और ये जो एग्जिस्टिंग सीट्स है, ये बात तो अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बोली और कपिल सिब्बल ने भी बोली, और वो तो इंडिपेंडेंट है, वो कांग्रेसी है और दोनों वकील हैं और दोनों ने अच्छे से पढ़ा होगा ये तीनों बिलों को। तो मेरा ये कहना है कि देखिए वो कारज शब्द होता है ना हिंदी में, कारज, ये कारज है, इसको अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। जैसे बेटी की शादी होती है ना, वैसा नेक काम है, इसको नेकी के साथ करो। लेकिन ये नेकी के काम में बदनीयती दिखा रहे हैं। बिल्कुल, नेकी के काम में बदनीयती दिखा रहे हैं। और ये इस बात को जनता तक पहुंचाएगा विपक्ष। अगर कल को जब डिबेट होती है उसमें कोई उपाय नहीं निकलता। आपने क्यों कहा कि प्रोपोर्शन बढ़ेगी सदर्न स्टेट्स की? दे विल नॉट बी पनिश्ड फॉर बीइंग मोर डिसिप्लिन्ड इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशंस।
भाई उत्तर प्रदेश के मुकाबले तमिलनाडु की सीटें 50 होंगी और 39 से 50 हो जाएंगी, और उत्तर प्रदेश की 80 से 120 हो जाएंगी। क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है भाई? तो आप ये डिलिमिटेशन, ये आप जो कर रहे हैं, ये क्या नॉर्थ इंडिया के लिए कर रहे हैं कि समस्त भारत के लिए कर रहे हैं? क्यों साइकोलॉजिकली डिवाइड कर रहे हो भारत को भाई? दिस कॉजेज साइकोलॉजिकल डिवीजन विद इन द कंट्री, जहां पर आप ये चाहते हैं कि ये सरकार, आप ये कहना ये चाहते हैं, मैं उसको नई वर्ग के दर्शकों के लिए रिफ्रेश कर रहा हूं, ये कहना ये चाहते हैं कि ये सरकार एक बार फिर देश को उत्तर बनाम दक्षिण के द्वंद्व में भी धकेलना चाहती है। वही कर रही है, और क्या कर रही है? ये नॉर्थ इंडिया के लिए इसे डिलिमिटेशन ला रही है और साउथ इंडिया के एक्सपेंस पे ला रही है। मतलब एक हम चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोग भी फले फूले पनपे, हम ये भी चाहते हैं कि समस्त भारत फले फूले पनपे, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता कि आप एक के प्रति आप सौतेले पिता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे के प्रति नहीं कर रहे, उसको अपना प्यारा बच्चा बनाकर गोद में उठाकर घूम रहे हैं। आप घूमिए, सबको घूमिए ना, आप तो समस्त देश के प्रधानमंत्री हैं, आप समस्त देश के गृह मंत्री हैं, ये समस्त देश की सरकार है। 543 members who sit in the house represent the whole of India, और आप क्यों उनको डिवाइड कर रहे हो यार? आप उनके आंकड़े बनाने के प्रॉमिस पे उनको डिवाइड कर रहे हो, क्यों? और क्यों पुराने आंकड़ों के बेसिस पर आप उनके आंकड़े नए बनाना चाहते हैं? जो पुराना सेंसस है 2011 का, देखिए अभी जो प्रेजेंट नंबर ऑफ सीट्स पर स्टेट विच आर फ्रोजन, वो 70 के सेंसस के हिसाब से है। तो भारत अगर डेटा बेस्ड अपनी प्लानिंग नहीं करेगा, और वो भी लेटेस्ट डेटा बेस्ड अपनी प्लानिंग नहीं करेगा, तो हम तो पीछे रह जाएंगे दुनिया की दौड़ में। तो ये बात तो समझानी चाहिए इनको, सरकार को, विपक्ष को, और सरकार को स्वयं से समझनी चाहिए। और बीजेपी से ज्यादा कौन डाटा में एक्सपर्ट है? हर तरह का डाटा है उनके पास। ऐसा ऐसा डाटा है जिससे कि हर तरह का वो डाटा उनके पास है जिससे कि विपक्ष को टाटा हो जाए। आप बताइए, ये कोई राज करने का तरीका है क्या? हम मूर्ख समझते हैं हमको, हम मूर्ख नहीं है, हम भोले हो सकते हैं, मूर्ख नहीं। ठीक बात, ठीक बात, बहुत बेहतरीन। इस पे हम लोग, क्योंकि अब कल संसद में जो होगा उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे, और ये बात जो आपने रखी जरूरी था लोगों के सामने जाना कि ये महिला आरक्षण की आड़ में दरअसल ये किस तरह अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहते हैं। विपक्ष उन्हें ये करने नहीं देगा, विपक्ष करने देगा, उसके पास तर्क है ना, तर्क है, ठीक बात। विपक्ष खिलाफ नहीं है महिला आरक्षण, नहीं खिलाफ महिला आरक्षण का बिल कब पास हुआ? यूपीए की सरकार में राज्यसभा में पास हुआ। बिल्कुल। तो वो क्यों खिलाफ होंगे इसके? उन्होंने तो शुरुआत की। बिल्कुल। और उसके बाद आप ये कहने की जो सोनिया गांधी का आर्टिकल छपा हिंदू अखबार में, उसमें प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ लिखा हुआ है कि वो उसमें क्या सरकार की दोगलापन है और कहां सरकार ईमानदारी से पेश आ रही है। देखिए, सरकार को किसी ऐसी मुद्दों पर दोगलापन नहीं दिखाना चाहिए। ये अगर आपको सही में देनी है उनको रिजर्वेशन, तो आप जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सीट्स है उसमें 33% दे दो। मैं भी इसके पक्ष में हूं। हाँ, और ये सबसे इट इज द इजीएस्ट वे टू गिव देम रिजर्वेशन, और वो आपके अगले इलेक्शन से पहले भी हो जाएगा, तो एक तरह से आपका राजनीतिक उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। भाई आपका यही उद्देश्य है ना कि हम 2029 के इलेक्शन से पहले दे दें, लेकिन आप फिर 2011 के आंकड़ों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? उसके सेंसस के साथ आप उसको क्यों जोड़ रहे हैं, जब आपका ऑनगोइंग सेंसस 26 में जो शुरू हो गया है और 27 तक उसके आंकड़े मिल जाएंगे, और 29 से पहले वो कास्ट बेस्ड जो सेंसस होगा उसमें पिछड़ों की क्या जमात है, कितनी ताकत है, उनकी जो संख्या भारी है या हल्की है, ये पता चल जाएगा ना। बिल्कुल। तो फिर उसके हिसाब से कोटा विद इन कोटा करो ना। महिला आरक्षण में भी कोटा, सब कोटा होना पड़ेगा ना।
अरे भाई, बिहार में नीतीश जी का इतना इस्तकबाल होता है, इतनी वाहवाह होती है कि उन्होंने जी एक नया मतलब अति पिछड़ा, पिछड़ों में से अति पिछड़ा निकाला, दलितों में अति दलित निकाला, और दलितों में अति दलित निकाला, और मुसलमानों में पसमानदा निकाला। तो यहाँ भी निकालो भाई, जो आपकी टेक्नोलॉजी वहां काम कर रही है वो टेक्नोलॉजी यहाँ को नहीं ला रहे आप। बिल्कुल, दिस इज वेरी अनफेयर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड।